अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। हम लोग एमडी के 2012 का पास पेपर कर रहे थे और इस वीडियो में हम इसका फिज़िक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द डायग्राम शोज अ स्मॉल मैग्नेट हैंगिंग ऑन ए थ्रेड नियर द एंड ऑफ ए सोलिनाइड कैरिंग अ स्टेडी करंट। एक सोलिनाइड है जिसके अंदर एक करंट मूव कर रहा है। आयरन कोर यहाँ पे पड़ी हुई है और इस तरफ हमने एक मैग्नेट को लटकाया हुआ है। What happens to the magnet as the iron core is inserted into the solenoid? वो कहते हैं कि मैग्नेट के साथ क्या होगा अगर इस आयरन कोर को, जो अभी सोलिनॉइड से बाहर है, इसको हम सोलिनॉइड के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो मैग्नेट के साथ क्या होगा। मैग्नेट के साथ क्या होना है कि आयरन कोर जैसे अंदर जाएगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे एक्ट करेगी, सोलिनॉइड इसकी तरफ मूव, ये मैग्नेट जो है ये इस मैग्नेट की तरफ मूव करेगा। ओके, सो इट मूव्स टुवर्ड्स द सोलिनॉइड। ओके, द नेक्स्ट इज अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलिनॉइड हैज़ 100 टन्स। सोलिनाइड है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और टन्स कितने हैं 100। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट अलोंग इट्स एक्सिस इफ 1 माइक्रो एम्पेयर करंट इज पास थ्रू इट। करंट की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो एम्पेयर। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितनी होगी, तो वो बनेगी 40, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 टेस्ला। द नेक्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी विद विच द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट इज गिवन बाय। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जिससे वो किसी भी टारगेट पे जाके स्ट्राइक करता है तो वो बनता है डेल्टा में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी। ओके, लेजर लेजर हम कहते हैं लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, सो अल्फा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज एक्सरेज कैन बी प्रोड्यूस बाय बम्बार्डमेंट ऑफ डैश ऑन ए टारगेट मेटल। एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इज इन बीटा, सो बीटा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज लेजर लाइट इज मोनोक्रोमेटिक विच मीन्स, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि उसके पास सिर्फ एक वेवलेंथ है। ठीक है, जैसे वाइट लाइट है ना, तो वाइट लाइट में 7 वेवलेंथ्स हैं डिफरेंट। ठीक है, लेकिन ये लेजर लाइट में सिर्फ एक ही वेवलेंथ होती है। द नेक्स्ट इज if an electron in the K shell is removed and an electron from L shell jumps to occupy the hole in the K shell, it emits a photon of energy। वो कहते हैं कि अगर K shell से हम एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया है और L shell से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है K shell में, कि वो पहला जो इलेक्ट्रॉन निकला था K shell से उसकी जगह लेने के लिए, तो एक एनर्जी का फोटोन जो है वो रिलीज होगा। सो उस निकलने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो उसकी एनर्जी बनेगी HFK alpha is equal to EL minus EK. Okay, the next is which of the following property must be there in a substance so that it can be used as target in X-ray tube। X-ray tube में हम अभी ऊपर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो जो टारगेट है उसके वो कहता है कि वो किस मेटल से बना होना चाहिए, उस मेटल में क्या खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उस मेटल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका हायर एटॉमिक नंबर होना चाहिए। हायर एटॉमिक नंबर होने से क्या होगा कि जो वेलस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर दूर होंगे उससे। ठीक है, the next is which of the following can be used to produce population inversion for the emission of laser। पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोड्यूस करने के लिए हम इनमें से क्या यूज़ करते हैं, तो हम इनमें से ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं उनके ऊपर +2 ही चार्ज होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड डिकेज बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल निकला है, एक बीटा पार्टिकल निकला है, एक गैमा रे निकली है। ठीक है, द चेंज इन द न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर का मतलब है उसका मैस नंबर। ठीक है, वो कहते हैं कि एक न्यूक्लियस था हमारे पास कोई भी, उसके अंदर से एक अल्फा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल, एक गैमा पार्टिकल निकल गया है, तो अब उसके मैस नंबर में क्या चेंज आई है, तो हमें पता है कि बीटा और गैमा ये दोनों मैस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। अल्फा पार्टिकल की वजह से मैस नंबर जो है वो 4 कम हो जाता है। ठीक है, सो टोटल यही है कि सिर्फ अल्फा पार्टिकल ने उसके मैस नंबर पे इफेक्ट किया और अल्फा पार्टिकल की वजह से उसका मैस नंबर 4 कम हो गया। ठीक है, सो -4 इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज अ हाफ लाइफ ऑफ सोडियम 24 इज विच इज़ यूज टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए पेशेंट। अच्छा, इसमें 2 MCQs हैं। एक तो उन्होंने पूछा है कि हाफ लाइफ सोडियम 24 की कितनी है, तो सोडियम 24 की हाफ लाइफ है जो है वो है 15 आवर्स। ओके, दूसरा MCQ ये बन सकता है कि सोडियम 24 यूज़ किस लिए होता है, तो वो यूज़ होता है टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए पेशेंट। ठीक है, तीसरा MCQ ये बन सकता है कि इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए पेशेंट विच आइसोटोप ऑफ सोडियम इज यूज्ड, सो सोडियम 24 इज यूज्ड। ठीक है, 3 MCQs इसी एक MCQ से निकल रहे हैं। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। एब्जॉर्ब डोज का यूनिट होता है हमारे पास ग्रे, सो बीटा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें उन्होंने एक आपको डायग्राम दी हुई है, अल्फा पार्टिकल गैमा पार्टिकल सीधा जा रहा है और बीटा पार्टिकल
इधर लेफ्ट को मूव हो रहे हैं। अच्छा, इन्होंने अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज द रीजन ऑफ लेस डेविएशन ऑफ अल्फा। अल्फा जो है वो बीटा से कम डेविएट हो रहा है, ठीक है। देखिए बीटा पहले और ज़्यादा डेविएट हो रहा है, अल्फा कम डेविएट हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये कि अल्फा का हमें पता है कि ये एक अल्फा इज चार्ज पार्टिकल तो है, चार्ज तो बीटा भी है। अल्फा इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल तो नहीं है वरना डेविएट क्यों होता है। अल्फा इज ए हैवियर पार्टिकल, हाँ ये वजह है। अल्फा पार्टिकल जो है वो हैवियर है, उसे डेविएट करना ज़रा मुश्किल है। बीटा जो है वो सिर्फ एक्सरेज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको मूव करना आसान होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द आइसोटोप ऑफ आयोडीन 131 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। अच्छा, आयोडीन 131 का जो आइसोटोप है वो किस लिए यूज़ होता है? तो ये थायराइड कैंसर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू भी हम पिछले तकरीबन 4-5 दफ़ा देख चुके हैं। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व ड्यू टू एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अगर एक बीटा पार्टिकल निकल जाता है तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या आता है? अच्छा, बीटा पार्टिकल की वजह से मैस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज कर जाता है। सो z इंक्रीज बाय 1 एंड a रिमेन सेम। बीटा इज द करेक्ट वन, ओके। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 5 माइक्रोकूलम्स, ठीक है। व्हाट हाउ द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। अच्छा, बेस यूनिट्स में हमने इसे लेके आना है, कॉलम का बेस यूनिट बनता है एम्पेयर सेकंड, ठीक है। और माइक्रो की वैल्यू बनती है 10⁻⁻⁶। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ अम्पेयर सेकंड, ये बनेगा। ये बीटा में लिखा हुआ है, सो बीटा इज द करेक्ट वन, ओके। द नेक्स्ट इज इफ मैस m is the mass, c is the velocity of light and x is equal to mc square, okay। then dimension of x is, x की डायमेंशन हमने बतानी है। m जो है वो mass है, सो mass की जो डायमेंशन बनेगी वो m बनेगी, ठीक है। c जो है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन ये स्केयर है, सो मीटर स्केयर पर सेकंड का स्केयर। सो मीटर होता है लेंथ में, तो m l स्केयर t-2, ओके। बीटा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज अ फोर्स f इज एक्टिंग एट ए पॉइंट p। एक फोर्स है जो P पॉइंट पे लग रही है ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड कैपेबल टू रोटेट अबाउट O, और इस फोर्स की वजह से ये जो रोड है ये O के गिर्द रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस तरह ये रोटेट कर रहा है। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट O पे टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? तो टॉर्क की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी, एक तो मोमेंटम O है, OP फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, OP फोर्स और साथ जो एंगल आएगा वो कोस थीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल इस चीज़ का दिया हुआ है उन्होंने। सो डेल्टा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज an object of mass m is suspended in an elevator moving downward with acceleration equal to acceleration due to gravity. What is the apparent weight of the object? अच्छा, ये एमसीक्यू जो है ना ये 1-2 साल छोड़ के हर साल मैंने देखा है, ठीक है। कभी वो आपसे ये पूछेंगे कि वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो अंदर एक आदमी खड़ा है जिसका वेट जो है वो 80 किलोग्राम है, अब उसका कितना होगा। कभी वो आपसे उसकी वैल्यू आपको दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये एमसीक्यू 1-2 साल छोड़ के हर साल आया है। तो जब भी एक एलिवेटर फ्रीली फॉल कर रहा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ होगी उसका एपरेंट वेट 0 होगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज स्ट्रोक्स लॉ फॉर स्टेडी मोशन इन ए फ्लूइड ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट इज गिवन बाय। स्ट्रोक लॉ की सिंपल उन्होंने फार्मूला हमसे पूछा हुआ है, तो स्ट्रोक लॉ का फार्मूला बनता है F = 6π ρRB, ओके। द नेक्स्ट इज इफ स्पीड ऑफ ई फ्लक्स थ्रू ए स्मॉल होल इन ए लार्ज टैंक इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लूइड अबव द होल। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो करते हैं V = √2GH। तो इससे जो हाइट उसकी निकलती है वो निकलती है 4.9 मीटर, ओके। द नेक्स्ट इज फ्लो स्पीड ऑफ द फ्लूइड थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म पाइप इंक्रीजेज फ्रॉम 1 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। इफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 देन प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी। डेंसिटी जो है वो हमने 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रखी है, तो इसका जो प्रेशर डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। द नेक्स्ट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट एग्जिबिटेड द नेचर ऑफ लाइट एज। पोलराइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक है लाइट की, तो ये किस चीज़ को एग्जिबिट करती है, किस चीज़ को शो करवाती है, ठीक है। तो ये शो करवाती है ट्रांसवर्स वेव को, ओके। द नेक्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए शुगर सोल्यूशन कैन बी डिटर्मिन्ड बाय। एक शुगर सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन किसमें सल्यूट कितना है और सोलवेंट कितना है, ये हम किससे डिटर्मिन कर सकते हैं? ये हम डिटर्मिन करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट से, ओके। द नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैन बी ट्रांसमिटेड वेरी सेफली एंड इजीली बाय। जो सबसे ईजीएस्ट और सेफेस्ट मेथड है वो है ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है, जिसके जरिए आजकल भी हम इंटरनेट को शेयर करते हैं। द नेक्स्ट इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस विल बी लार्जेस्ट एंड क्लियरेस्ट व्हेन इट इज एट नियर पॉइंट।
ठीक है, ये पहली दफ़ा इस फॉर्म में आया, वरना ये एमसीक्यू हर दफ़ा आता है आपके पास कि नियर पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर किस चीज़ की वैल्यू है, एक चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियर किस पॉइंट पर नज़र आती है, ठीक है, इस तरह। लेकिन यही एक एमसीक्यू के डिफरेंट तरीक़ों से हर साल आया होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ ए टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकेंड्स, टाइम पीरियड है 10 सेकेंड्स, विच इक्वेशन रोटेट्स इट्स एक्सेलरेशन ए एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स। ए और एक्स की वैल्यू या ए और एक्स का रिलेशन जो है वो हमने सिंपल इसमें फाइंड आउट करना है। तो ए और एक्स का जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 40। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू फ्रीक्वेंसी टू द ओल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू और ओल्ड फ्रीक्वेंसी का हमने रेशियो फाइंड आउट करना है, जबकि लेंथ जो है वो डबल होगी। अगर पहली एल थी तो दूसरी जो लेंथ है वो 2l होगी है। तो इसमें जो रेशियो बनेगी इसकी वो बनेगी 1 डिवाइडेड बाय √2। ओके, या 1 रेशो √2। द नेक्स्ट इज इन द डायग्राम बिलो, एक डायग्राम दी हुई है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, व्हाट डज द लेंथ पी आर ऑन द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स। अब टाइम एक्सिस पे है ये लेंथ, सो टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, ये तो कंफर्म है। अब देखें पी और आर ये है, तो हमें पता है कि ये जो है हाफ वेवलेंथ बन रही है, ठीक है। तो हाफ का मतलब है कि मीन से एक्सट्रीम पे गई होगी या एक्सट्रीम से वापस मीन पे आ गई होगी, ठीक है, या एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे गई होगी। जबकि टाइम पीरियड क्या होता है कि वो एक पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है, तो ये पूरे साइकिल का हाफ है, सो इट्स हाफ द टाइम पीरियड। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर द वैल्यू ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज, एफ नॉट की जो वैल्यू हमने बुक में पढ़ी थी वो पढ़ी थी एफ नॉट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस यू आई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, द नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन ही ये है। ओके, द नेक्स्ट इज अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स एफ विच कॉजेज एन एक्सटेंशन डेल्टा एल, द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज, इस फोर्स की वजह से जो एक्सटेंशन आई है उसकी वजह से कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। एनर्जी का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। ओके, द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर एट थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर 300 केल्विन। ऑक्सीजन मोलिक्यूल इज 60 टाइम्स मैसिव देन हाइड्रोजन। रूट मीन स्केयर स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन की रूट मीन स्केयर स्पीड क्या बनेगी, तो सिंपल रूट मीन स्केयर स्पीड का फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगी 4 रूट मीन स्केयर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन ऑफ मीन स्केयर स्पीड ऑफ एन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना है n, कंटेन्ड इन ए सिलेंडर, वो एक सिलेंडर में रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने मीन स्केयर स्पीड उसकी फाइंड आउट करनी है, तो ये बनेगी, हमें पता है कि मीन स्केयर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी वैल्यूज़ को ऐड अप करके उनको डिवाइड कर देते हैं उनके टोटल नंबर पे, ठीक है। सो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस vx, vx का मतलब है vn, जितने नंबर हैं vn उतने नंबर्स तक जाएंगे, ठीक है। अगर n की वैल्यू 5 है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। The next is if Q is the amount of heat supplied to a system and W is the work done, then change in internal energy can be defined as, internal energy में जो change आएगी उसे हम कैसे define करेंगे कि जितनी heat हमने दी है उसमें से हम minus कर देंगे जितना work हुआ है, तो बाकी जो रह जाएगी वो of course उसकी internal energy में चली गई है। So Q minus W is the correct one. The next is a heat engine operating according to second law of thermodynamics rejects 1/4 of the heat taken from higher temperature reservoir. ओके, व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अच्छा, उसने 1/4 लेने से इनकार कर दिया, फॉर मतलब उसने 3 पार्ट्स ले लिए हैं, 1 पार्ट नहीं लिया, तो उसकी एफिशिएंसी जो बनेगी वो बनेगी 75%, ठीक है। इसमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता चलेगा। अगर वो कहते हैं उसने 1/4 की बजाय 2/4 जो है वो ली है तो 50% हो जाती। अगर उसने 3/4 जो है उसको रिजेक्ट कर दिया और 1/4 ली है तो 25% हो जाती। ओके, the next is first law of thermodynamic under adiabatic condition can be mathematically written as, तो first law of thermodynamics को adiabatic condition में हम कैसे लिखते हैं, तो इसे हम लिखते हैं W is equal to minus delta U। okay, the next is the voltage that is applied across X plates is provided by a circuit called, जो X plate के across voltage अप्लाई किए जाते हैं वो एक सर्किट से दिए जाते हैं, तो उस सर्किट को हम क्या कहते हैं या उस जनरेटर को हम क्या कहते हैं, उस जनरेटर को हम कहते हैं टाइम बेस्ड जनरेटर। Okay, the next is what will be the effect on the capacitance of a capacitor if area of each plate is double while separation between the plate is half। अच्छा, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परमिटिविटी एरिया डिवाइडेड बाय
डिस्टेंस, ठीक है। एरिया को डबल कर दिया, ऊपर 2 आ गया, डिस्टेंस को ऑफ किया तो नीचे पहले ही नीचे था, डिवाइडेड बाय 2 किया, ये 2 भी ऊपर चला गया तो 2 × 2 4 हो गए। सो एक्चुअली कैपेसिटेंस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। सो कैपेसिटेंस बिकम्स 4 टाइम्स। ओके, द नेक्स्ट इज 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? सिंपल, एनर्जी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0.05 मिली जूल। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, you can ask in the comment section. If you like our channel, please subscribe it and press the bell icon. Thank you very much.